कक्षा 8 विषय हिंदी, पुस्तक का नाम भारत की खोज और पाठ का नाम युगों का दौर। तो इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हूँ। ये प्रश्न केवल हिंदी विषय के लिए ही नहीं जरूरी हैं, ये जरूरी हैं आपको इतिहास विषय का ज्ञान कराने के लिए, आपको भूगोल का ज्ञान कराने के लिए, आपको अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का भी ज्ञान कराने के लिए। तो इससे सिर्फ एक हिंदी के प्रश्न उत्तर के रूप में न लें, यह महत्वपूर्ण है आपके उन सभी विषयों में। और वर्तमान में जो आप इतिहास भूगोल पढ़ते हैं या आगे पढ़ेंगे, हो सकता है मौर्य वंश के पतन के बाद उसकी जगह किसने ली, तो इसका उत्तर होगा शुंग वंश। दूसरा प्रश्न है मिनांडर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो हुआ प्रसिद्ध राजा मिलिंद के नाम से। तीसरा प्रश्न है एक हिंद यूनानी शासक का नाम बताइए, तो वो है राजा मिलिंद। अगला जो है कि हेलियोदो स्तंभ जो ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में सांची के पास बेसनगर में। अगला प्रश्न है कुषाणों का एक राजा जो बौद्ध कथाओं का नायक था, क्या नाम था, उसका नाम था कनिष्क। बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान महायान, हीनयान यानी छोटा यान और महायान यानी बड़ा यान। गुप्त साम्राज्य का युग कब आरंभ हुआ, गुप्त साम्राज्य का युग सन 320 ईस्वी में आरंभ हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये क्या थे, एक संगीतज्ञ भी थे। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में कब और कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में सन 629 ईस्वी में हुआन सांग भारत आया था। हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी थी। गोरे हुड़ों का सरदार कौन था, सरदार मिहिरगुल। हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे, हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को किस समय की रचना कहा जाता है, तो रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। नाटककार भास के कितने नाटकों का संग्रह खोज में मिला, तो नाटककार भास के 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला। अश्वघोष द्वारा लिखी गई बुद्ध की जीवनी का क्या नाम है, तो अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की जीवनी और उसका नाम है बुद्ध चरित। सर विलियम जोन्स ने कालिदास के शकुंतला नाटक का अनुवाद कब किया, सर विलियम जोन्स ने कालिदास के शकुंतला नाटक का अनुवाद सन 1789 में किया। अर्थात अनुवाद करने की जरूरत क्यों पड़ी, दूसरी भाषा के लोग पढ़ना क्यों चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नाटक था। तो ये नाटक को ये भी प्रश्न निकल सकता है कि शकुंतला नाटक किसके द्वारा लिखित है, तो आप उसमें कालिदास जी का नाम दे देंगे। कालिदास किसके दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न यानी क्या होता है, दरबार में पहले राजा 9 ऐसे व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्र के रखते थे जो अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर होते थे। तो वैसे ही कालिदास किसके दरबार में थे, 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। मेघदूत किसकी कविता है, मेघदूत कालिदास की एक लंबी कविता है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से अलग करके बंदी बना लिया गया है। तो वह वर्षा ऋतु में एक बादल से अपने संदेश को अपनी प्रेयसी तक पहुंचाता है। अगला है शूद्रक द्वारा लिखित नाटक का क्या नाम है, तो ये संस्कृत नाटक है। शूद्रक द्वारा लिखित नाटक मृच्छकटिकम है जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। तो उम्मीद है कि मैं इतना जल्दी नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप लोग लिख ना सकें। अगर लिखने में मैं अगर ज़्यादा पढ़ रहा हूँ जल्दी, क्योंकि इसलिए लिख रहा हूँ कि वीडियो छोटा बने और आप इसको पूरा देखें। और क्या करेंगे आप, इसको अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रोक लेंगे। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक का क्या नाम था, तो विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक का नाम मुद्रा राक्षस था, जो एक विशुद्ध राजनीतिक नाटक है। राजनीतिक नाटक क्या होता है, जिसमें राजा के जो कार्य प्रणाली है, राजा के पारिवारिक जो विवरण है, उसके साथ साथ वहाँ किस प्रकार की नीतियाँ बनती थीं, कैसे राज्य का संचालन होता था, ये सारे जिक्र इसमें आते हैं। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। किन्हीं 7 प्राचीन भारतीय नाटककारों के नाम लिखें, तो आप किताब में पा जाएंगे, बहुत ही आसान है, आप खोज लेंगे। इसमें कालिदास से लेकर विशाख दत्त, शूद्रक, ये सब नाम यहीं आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, भास, भास का भी नाम आ गया। तो अब मिल जाएंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि इसलिए किया गया है ये आपके लिखने के लिए कि आप अपने मन से कुछ खोजें।
प्राचीन नाटकों में अशिक्षित पात्र किस भाषा में बोलते थे? अशिक्षित यानी जो कि शिक्षित नहीं थे, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो प्राचीन नाटकों में अशिक्षित पात्र प्राकृत भाषा में बोलते थे और शिक्षित पात्र संस्कृत में बोलते थे। संस्कृत व्याकरण पर ग्रंथ अष्टाध्यायी किसने लिखा? तो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी 600 ईसा पूर्व में पाणिनि ने लिखा। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्रों को भी पाणिनि ने ही लिखा है, जिसे उन्होंने सुना था, किंवदंती है कि भगवान शिव के डमरू से। आयुड़ रिलिक एयों अयव छय वरट लड़ मकरम जबाय गड़दस कप चढ़ता चढ़ता कपय सस्सर हल। इसको आप लोग भी एक बार सर्च करके देख लेंगे माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा है? मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। तो उपयुक्त जो वाक्य है वो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। आज के समान जब पहले कागज नहीं थे तो किन पर लिखा जाता था? तो पहले शिलालेख, शिला यानी पत्थर, ताम्रपत्र या भोजपत्र, वो भोजपत्र पर लिखा जाता था, मतलब पत्थरों पे, पत्तों पे, इन सब चीज़ों पे लिखा जाता था। कंबोडिया व जावा को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में कंबोडिया को कंबोज और जावा को यवद्वीप कहते थे, जिसका अर्थ होता है जौ का टापू। आसान है। कंबोडिया, कंबोज, जावा, यवद्वीप। भारत के बाहर प्राचीन काल में संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र कहाँ थे? तो ये बताने के लिए है कि भारत में जो संस्कृत जो प्रयोग की जाती थी वो केवल भारत में ही नहीं प्रयोग की जाती थी, उसका अध्ययन भारत से बाहर भी होता था। और वो जगह है प्राचीन काल में भारत के बाहर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र हैं, चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित आदि अन्य स्थानों पर थे। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला कहाँ से ली गई है? तो ये वहाँ आप पाएंगे जहाँ की भारत से कौन कौन सी चीज़ें विश्व के अन्य भागों में गई थी, तो वहाँ विवरण दिया हुआ है। तो फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ली गई है। जावा और बाली के मशहूर नृत्य कहाँ से लिए गए हैं? तो जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। जावा में बोरोबदूर में बुद्ध की जीवन कथा किस पर उत्कीर्ण है? जीवन कथा यानी में उत्कीर्ण है। वह दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं। अंगकोर कहाँ है और इसे किसने बनवाया? अंगकोर कंबोडिया में है, जिसे राजा जयवर्मन सप्तम ने बनवाया था। मथुरा के संग्रहालय में स्थित बोधिसत्व की पाषाण प्रतिमा का निर्माण कब और किस युग में हुआ? तो मथुरा के संग्रहालय, मथुरा में अभी भी संग्रहालय है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो एक स्थान है जिसका भगवान कृष्ण से भी संबंध बताया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, बोधिसत्व की पाषाण प्रतिमा का निर्माण कब हुआ था? ईसवी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। ईसवी सन यानी क्या होता है? जो कि वह सन जो कि क्या ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो शुरू हुआ। प्राचीन काल की किन्हीं 4 गुफाओं के नाम बताएं। तो ये है अजंता की गुफा, बादामी गुफा, एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा। इसके अलावा भी गुफाएं थी, तो आप उनके नाम से अगर वो लिखना चाहें तो 4 के अलावा भी लिख सकते हैं। कैलाश का विशाल मंदिर जो एलोरा की गुफा के मध्य में है कब बनाया गया? 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो ये भी बात आप जान लेंगे कि कैलाश का विशाल मंदिर एलोरा की गुफा में कहाँ है? तो मध्य में है। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव किस मुद्रा में है? खंडित यानी टूटी हुई। तो एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। जावा में बोरोबदूर से किसका एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप टोटेक ले जाया गया? तो जावा में बोरोबदूर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप टोटेक ले जाया गया। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ? महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ का निर्माण आज से 1500 वर्ष पहले यानी 500 ईस्वी में हुआ। आसव और भस्म से आप क्या समझते हैं? आसव यानी मद्य रस, पुष्प रस, फलादि के खमीर से तैयार किया हुआ अर्घ और आरंभ में किस आकार का था? तो वर्तमान का शून्य आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। ये जो कि भारत की देन है शून्य, आप जानते ही हैं।
प्राचीन भारत के 4 गणितज्ञों के नाम उनके जन्म वर्ष के साथ लिखें। तो आप लिख लेंगे ये। आर्यभट्ट हैं 427 ईस्वी, भास्कर हैं 522 ईस्वी, ब्रह्मपुत्र हैं 628 ईस्वी और भास्कर द्वितीय हैं 1114 ईस्वी। तो आप देख लेंगे। आपको याद क्या करना है? आर्यभट्ट, भास्कर और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भास्कर एक है पहले आते हैं, भास्कर द्वितीय बाद में आते हैं, बस आसान सी बात है। अंकगणित की पुस्तक लीलावती के रचनाकार का नाम क्या नाम है? तो ये जो है भास्कर द्वितीय, जो 1114 ईस्वी में जन्म हुआ था। भारत से भारतीय विद्वान किस खलीफा के समय में खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें लेकर बगदाद गए? तो समय है 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में, जो कि जिनका राज्यकाल कब था? 753 से 774 ईस्वी। कई भारतीय विद्वान खगोल शास्त्र गणित की पुस्तक लेकर बगदाद गए। ठीक है, खगोल शास्त्र यहाँ पे कर देंगे, व गणित की पुस्तकें लेकर बगदाद गए। भारतीय अंकों के यूरोप में प्रयोग की जानकारी किस प्रकार मिली? तो 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के से यूरोप में भारतीय अंकों के प्रयोग की जानकारी मिली। तो कहाँ गए हैं? यूरोप में कैसे चले गए? ये चले गए चूंकि भारत से विद्वान लेके गए बगदाद में, और बगदाद अध्ययन केंद्र था। वहाँ पे यूरोपीय देशों के छात्र पढ़ने आते थे, विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो वो वहाँ से फिर यूरोप में वहाँ से उसका स्थानांतरण हुआ, और यूरोप में थोड़े बहुत विरोध देखा गया। गुप्त काल को भारत का कौन सा युग कहते हैं? तो गुप्त काल जो 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक समृद्ध था, भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अंतिम गुप्त शासक ने किसके साथ मिलकर के हुणों को देश से बाहर किया? तो अंतिम गुप्त सम्राट ने मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर हुणों को देश से बाहर किया। 11वीं शताब्दी के एक भारतीय शासक भोज की प्रमुख विशेषताएं बताएं। भोज विभिन्न प्रकार के गुणों में पारंगत थे। वह पराक्रमी, मतलब पराक्रम था उनमें। वैयाकरण किसको कहते हैं? व्याकरण का ज्ञाता, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, व्याकरण का अध्ययन करता हो। कोशकार, कोश का अध्ययन करने वाला। भेषज, देखिए यहाँ पे कॉमा लगेगा। भेषज खगोल शास्त्री, कवि व लेखक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में किन किन देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल का एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, उसमें चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत के किन्हीं 5 विश्वविद्यालयों के नाम लिखें। तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, अमरावती विश्वविद्यालय। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, अमरावती। गौथिक कला कहाँ प्रारंभ हुई और इसका समय क्या है? यह एक स्थापत्य कला की शैली है, ठीक है, जिसका उद्गम 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ और 16वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी यूरोप में रही। यूरोप की प्राचीन सभ्यता का अंत किसके पतन के साथ हुआ? यूरोप की प्राचीन सभ्यता का अंत रोम के पतन के साथ हुआ। उत्तर भारत से बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर और वास्तुशिल्पी दक्षिण में बस गए। तो आप देख रहे हैं कि हमने किस प्रकार बहुत कम समय में इसको लिख लिया। तो इसे फिर दोबारा आप देख लिया करेंगे समय समय पर, ताकि आपको ये पुनरावृत्ति होती रहेगी। स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।